हेलो गाइस, वेलकम टू तेजस एकेडमी। तो आज मैं फिर हूँ आप लोग के साथ यूनिट 2 के कुछ पीवाईक्यू के साथ। जून 2023 क्लाइमेटोलॉजी में जो क्वेश्चंस आए हैं उनके साथ मैं हूँ आज आपके सामने। मैं डिस्कस करूँगी क्वेश्चन आंसर और फिर उनके एक्सप्लेनेशन के साथ। तो स्टार्ट करते हैं सेशन अपना। फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। आज मैंने आप लोगों को थोड़ी हिंदी में भी क्वेश्चन मैंने देने की कोशिश की है। आप लोगों को इंग्लिश में प्रॉब्लम आ रही थी, तो मेरी कोशिश रहेगी कि आप लोगों को ये प्रॉब्लम आगे ना आए, इसलिए मैंने हिंदी और इंग्लिश दोनों में आज क्वेश्चन को फ्रेम किया है। क्वेश्चन को रीड करें आप, फिर आंसर के साथ एक्सप्लेनेशन आप लोगों के सामने दूंगी। Which of the following facts are associated with photo period? इस क्वेश्चन में हमें बताना है कि कौन कौन से ये जो पॉइंट्स हैं जो फोटो पीरियड के साथ सही मैच कर रहे हैं, जो स्टेटमेंट करेक्ट है और इनकरेक्ट है। तो हमें इसमें से करेक्ट स्टेटमेंट को छांटना है। हमारे ऑप्शंस जो दिए गए हैं इस तरह है कुछ। चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो। तो इस तरह के जब भी क्वेश्चंस आए तो उसका आंसर देने के लिए हम लोगों को क्या करना है कि जो स्टेटमेंट्स हैं उसे ध्यानपूर्वक पढ़ना है और देखना है कि उसमें कौन से स्टेटमेंट करेक्ट हो रहे हैं और कौन से इनकरेक्ट हो रहे हैं, और जो इनकरेक्ट होते जाते हैं हम उसे एलिमिनेट करते जाएंगे। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं हमारे ऑप्शंस। लॉन्गर द फोटो पीरियड द ग्रेटर इज द टोटल पॉसिबल इंसोलेशन। कहने का मतलब है कि प्रकाश की अवधि जितने लंबे समय की होगी, कुल संभव सूर्य तापन उतना ही अधिक होगा। ये जो है हमारा सूर्य तापन, ये हो गया इंसोलेशन, है ना। प्रकाश अवधि हो गया हमारा फोटो पीरियड। तो कह रहा है कि जितने लंबे टाइम तक अगर सन का रोशनी हमारे पास आ रहा है तो क्या इंसोलेशन उतना ज़्यादा होगा। तो ये स्टेटमेंट क्या है, करेक्ट, कि फोटो पीरियड जितना लॉन्गर होगा इंसोलेशन उतना ज़्यादा होगा। फिर हमारा सेकेंड स्टेटमेंट है एट पोल्स डे एंड नाइट आर ऑलवेज इक्वल। ये स्टेटमेंट कह रहा है कि ध्रुवों पर दिन और रात हमेशा बराबर होते हैं। क्या ऐसा हो सकता है? ध्रुवों पर दिन और रात हमेशा बराबर हो सकते हैं? नहीं। कैसे, वो मैं बताऊंगी आगे। तो हमारा जो बी है, बी को हम क्या करेंगे, एलिमिनेट। तो बी इसमें भी है, हमारा बी इसमें आ रहा है, तो यानी ये ऑप्शन नहीं होगा। बी इसमें है तो ये ऑप्शन भी नहीं होगा। और हमने देखा कि ए होना चाहिए, कि ए सही है, तो ए यहाँ नहीं है, इसका मतलब ये ऑप्शन भी नहीं होगा। तो हमारा आंसर तो यहीं से निकल के आ रहा है कि हमारा आंसर हो जाएगा ए। लेकिन फिर भी हम बाकी के ऑप्शंस को एक बार रीड कर लेंगे। At poles, the daily photo period reaches a maximum of 24 hours in summer and a minimum of 0 hours in winter। यानी ध्रुवों पर दैनिक प्रकाश अवधि गर्मी में अधिकतम 24 घंटे पहुंचती है। पोल्स जो है हमारा कहना है कि समर के टाइम पोल्स पर 24 आवर्स जो है सूरज की रोशनी आती रहती है, और शीत में ये क्या हो जाती है, न्यूनतम हो जाती है। तो क्या ये स्टेटमेंट सही है? बिल्कुल सही है, ऐसा ही होता है। और इस डी कह रहा है कि ध्रुवों पर दैनिक प्रकाश अवधि शीत में अधिकतम 24 घंटे पहुंचती है। ये ठीक इस स्टेटमेंट का क्या है, अपोजिट है। ऐसा तो हो ही नहीं सकता है कि शीत में जो है 24 घंटे जो है ध्रुवों पर क्या हो, सूर्य तापन फोटो पीरियड प्रकाश मौजूद हो। तो इसलिए हमारा आंसर क्या हो गया, ए एंड सी। देख लेते हैं हम। लॉन्गर फोटो पीरियड मीन्स मोर आवर्स ए डे लाइट विच अलाउज फॉर ए ग्रेटर अमाउंट ऑफ सोलर रेडिएशन एंड टोटल इंसोलेशन। लॉन्गर फोटो पीरियड का मतलब क्या है कि ज़्यादा समय तक डे लाइट होता है, दिन की रोशनी ज़्यादा समय तक होती है, जिसके कारण वहाँ पर सोलर रेडिएशन
ज़्यादा होता है, जिससे इंसोलेशन ग्रेटर होता है। तो इसलिए अगर फोटो पीरियड लॉन्गर होगा तो पॉसिबल इंसोलेशन क्या होगा, वो अपने आप ग्रेटर हो जाएगा। और पोल पर क्या है, डे और नाइट कभी भी इक्वल नहीं हो सकते हैं। क्यों नहीं हो सकते हैं? क्योंकि जो हमारी जो पृथ्वी है, हमारा जो अर्थ है, हम सब जानते हैं कि वो अपने एक्सिस पर क्या है, टिल्टेड है ना। इस टिल्टेड होने के कारण कभी हमेशा जो है अर्थ का एक पोर्शन, ये देखिए वो क्या होता है, सन की ओर टिल्ट होता है। ये हमारा नॉर्थ पोल है, ये हमारा साउथ पोल है। हमारी पृथ्वी ठीक इसी तरह क्या है, टिल्टेड है। और टिल्टेड होने के कारण हमेशा एक पोल क्या है, हम देख रहे हैं ये क्या कर रहा है, पूरी तरह डे लाइट को प्राप्त कर रहा है, और ये डे लाइट को प्राप्त नहीं कर रहा है। तो यहाँ पर इस समय है गर्मी, और यहाँ पर क्या है, 24 आवर्स जो है सनलाइट आता ही रहता है, यहाँ रात नहीं होती है। पोल्स पे हमेशा 6 महीने का दिन और 6 महीने का रात होता है। यही कारण है कि पोल पर जो है हैबिटाट नहीं है। तो इस तरह से हम देख लिए कि पोल पर डे और नाइट इक्वल नहीं होते हैं। अर्थ के टिल्ट होने के कारण हमेशा एक पोल जो है 24 घंटे सूरज की रोशनी को प्राप्त कर रहा होता है, और यही अर्थ के रोटेशन के बाद ये चेंज होगा पोर्शन। तो इस तरह से हम देखें कि हमारा स्टेटमेंट किस तरह करेक्ट हो रहा है। आई होप आप लोगों को ये क्लियर हो गया होगा, नो डाउट। ओके, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सेकेंड क्वेश्चन है हमारा, मैच करना है लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से। लिस्ट 1 में हमारे कुछ वेदर पैरामीटर हैं और लिस्ट 2 में हमारे इंस्ट्रूमेंट है कि इन वेदर पैरामीटर को हम किस इंस्ट्रूमेंट से मेजर करेंगे, और ये हमारे इसके ऑप्शन हैं। देखिए, तो इसका आंसर हो जाएगा अपना, देख लेते हैं, ड्यूरेशन ऑफ सनसाइन। सनसाइन को हम किससे मापेंगे, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, रिलेटिव ह्यूमिडिटी, एवोपरेशन। सॉरी गाइस, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, रिलेटिव ह्यूमिडिटी, एवोपरेशन। तो ड्यूरेशन ऑफ सनसाइन हो जाएगा हमारा कैम्पबेल स्टोक्स रिकॉर्डर। तो ए का 3 यहाँ है, ए का 3 यहाँ है, यानी ये ऑप्शन नहीं होगा और ये ऑप्शन नहीं होगा। एटमॉस्फेरिक प्रेशर का हो जाएगा हमारा बैरोमीटर, बी का 4, यहाँ भी है, यहाँ भी है। रिलेटिव ह्यूमिडिटी का हो जाएगा हाइग्रोग्राफ, सी का 1, तो सी का 1, यानी ये ऑप्शन हमारा एलिमिनेट हो गया। एवोपरेशन, पेन पेरीमीटर, तो हो गया हमारा डी का 2, तो हमारा ऑप्शन हो गया सी। अब देख लेते हैं हम इन सारे इंस्ट्रूमेंट को। हाइग्रोग्राफ क्या है, तो हाइग्रोग्राफ इज अ मेट्रोलॉजिकल मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट
used to measure and record the relative humidity of the air over a period of time. हाइग्रोग्राफ क्या है? एक मेट्रोलॉजिकल इंस्ट्रूमेंट है जिसके द्वारा हम जो एयर होता है उसमें किसी भी टाइम पीरियड में जो उसकी रिलेटिव ह्यूमिडिटी है उसको मेजर करते हैं। फिर है हमारा पेन इवेपोरीमीटर। तो पेन इवेपोरीमीटर वो भी क्या है? इंस्ट्रूमेंट है जो हमारा एवोपरेशन को मेजर करता है। किसको मेजर कर रहा है? एवोपरेशन को। It consists of a shallow flat bottomed pen filled with a specific depth of water. फिर नेक्स्ट है हमारा कैंपबेल स्टोक्स सनशाइन रिकॉर्डर। ये डिवाइस है जिसका इस्तेमाल करते हैं हम किसी भी पार्टिकुलर लोकेशन, कोई जगह है, कोई स्थान है, तो वहाँ पर एक डे में जो सनलाइट रिसीव हो रहा है उस सनलाइट को रिकॉर्ड करने के लिए हम कैंपबेल स्टोक्स सनशाइन रिकॉर्डर का इस्तेमाल करते हैं। बैरोमीटर हम लोग जानते ही हैं, बैरोमीटर का काम क्या है? एयर प्रेशर को मेजर करना, और ये हमारे एक मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट में बहुत इम्पॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट है क्योंकि इसके द्वारा वेदर फोरकास्टिंग में हमें काफ़ी हेल्प मिलती है। तो ये हमारा हो गया, हम समझ गए, इसका आंसर हो गया हमारा सी। हिंदी भी मैंने दे रखा है, जहाँ आप लोगों को दिक्कत हो आप हिंदी को भी प्रेफर कर सकते हैं। और देखिए जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था मैं हिंदी क्यों नहीं दे रही थी, उसका रीज़न भी यही था कि हमारे ज्योग्राफी में क्या होता है कि टर्मिनोलॉजी को बस हिंदी में लिख देते हैं। ये देखिए एज इट इज़ मैंने लिखा है जैसे कि हमारे एनटीए में क्वेश्चन आया हुआ है। देखिए हाइग्रोग्राफ है तो उसे ही हाइग्रोग्राफ ही लिखा है ना। पेन इवेपोरीमीटर है तो उसको ऐसे ही लिखा गया है। कैंपबेल स्टोक रिकॉर्डर है ऐसे ही लिखा गया, बैरोमीटर है ऐसे ही लिखा गया है। तो टर्मिनोलॉजीज हैं, बस हमें पढ़ना, अगर रीड करना आ रहा है तो हमें इंग्लिश पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 3 आपके स्क्रीन पर है। विच ऑफ द फ्लोइंग सर्फेसेज हैज द मैक्सिमम एल्बिडो? इसमें से कौन सा सरफेस है जो मैक्सिमम एल्बिडो को रिफ्लेक्ट करेगा? तो गाइज इसका आंसर हो जाएगा डेंस क्लाउड, घने बादल। ये हो जाएगा इसका आंसर। कैसे, ये हम लोग चलते हैं आगे देख लेंगे। और एल्बिडो क्या है ये भी मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करना चाहूंगी। एल्बिडो रिफर्स टू द मेजर ऑफ द रिफ्लेक्टिविटी ऑफ ए सरफेस। कोई भी सरफेस है, सपोज दैट ये सरफेस है हमारा, और ये सरफेस पर जो हमारा सोलर रेडिएशन आ रहा है वो यहाँ आने के बाद कितना रिफ्लेक्ट हो रहा है, यही कहलाता है इस सरफेस का एल्बिडो। तो जो सरफेस जितना ज़्यादा रिफ्लेक्ट करता है उस सरफेस का एल्बिडो उतना ही ज़्यादा होता है। क्वेश्चन में वही पूछा गया था कि ये जो 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, इन 4 ऑप्शंस में कौन सा ऐसा सरफेस होगा जो सबसे ज़्यादा क्या करेगा, रिफ्लेक्ट करेगा, है ना। It represents the percentage of incoming solar radiation that is reflected back into the space by a surface. A higher albedo indicates that more sunlight is reflected
हायर एल्बिडो अगर किसी सरफेस का है तो इसका मतलब बता रहा है कि वो सरफेस जो है सनलाइट को क्या किया है, ज़्यादा रिफ्लेक्ट कर दिया है। और अगर किसी सरफेस का एल्बिडो लोअर है तो वो यह बताएगा कि वो क्या किया, एब्जॉर्ब कर लिया है। इसको हम देख लेते हैं, जानते हैं, और फिगर की तरह भी। ये देखिए, जैसे ये हमारा एक सरफेस है और ये हमारा एक सरफेस है, तो ये इधर आया 100% सोलर रेडिएशन और कितना हमें रिफ्लेक्ट हो रहा है 80%, तो यहाँ एब्जॉर्ब कितना हुआ 20%। इट मीन्स इसका एल्बिडो क्या है, हाई है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा रिफ्लेक्ट कर दे रहा है। वहीं ये दूसरा सरफेस हम देख रहे हैं, यहाँ भी 100% आ रहा है और रिफ्लेक्ट होकर ओनली 10% जा रहा है, तो यहाँ पर क्या हो गया है, सनलाइट एब्जॉर्ब हो गया है, रिफ्लेक्ट नहीं हो पाया है। तो ये हो गया हमारा लो एल्बिडो। जितना वाइट सरफेस होगा एल्बिडो उतने ज़्यादा होंगे, जितना डार्क सरफेस होगा एल्बिडो उतना ही कम होगा। हम कुछ एल्बिडो जो एग्जाम में हमारे बराबर पूछे जाते हैं, आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। ये हमारा फ्रेश स्नो का एल्बिडो 80 to 86, थिक क्लाउड जो एग्जाम में पूछा गया, घने बादल डेंस क्लाउड 70 to 80, वाटर ओल्ड स्नो लाइट सॉइल थिन क्लाउड ड्राई सॉइल वेट सॉइल 15 to 25। आप देख रहे हैं कि किस तरह से जो है एल्बिडो क्या हो रहा है, डिक्रीज होता जा रहा है। फ्रेश स्नो क्या होता है, एकदम वाइटिश होता है, कलर में एकदम वाइट होता है, तो इसलिए वो क्या है, बहुत ज़्यादा जो है रिफ्लेक्ट कर देता है, इसलिए उसका जो एल्बिडो है वो काफ़ी ज़्यादा होता है। डेसिडियस फॉरेस्ट डार्क सॉइल, जैसे जैसे हम डार्कनेस की ओर बढ़ रहे हैं वैसे वैसे हमारा एल्बिडो कम होता जा रहा है। और ये देखिए हमारा फॉरेस्ट है कॉनिफेरस फॉरेस्ट, ये भी 10 to 15 जो है एल्बिडो इसका होता है। और देखिए डार्क सॉइल जो है ये हमारा 5 से 15 ही सिर्फ रिफ्लेक्ट कर रहा है, क्योंकि डार्क सॉइल है, मीन्स सरफेस क्या होगा, ब्लैकिश कलर में होगा। ब्राउन टू ब्लैकिश कलर में जो भी सरफेसेस होंगे हमारे, उनका एल्बिडो बहुत ही कम होगा। जितना वाइट सरफेस उतना हाई एल्बिडो। तो इस तरह से एल्बिडो का ये कॉन्सेप्ट हुआ। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4, the term carbon sinks is used for which one of the following। कार्बन सिंक जो शब्दावली है उसका उपयोग किसके लिए किया जाता है। हिंदी में, अगर इंग्लिश में दिक्कत हो तो आप हिंदी को रेफर कर सकते हैं। यही इसका हिंदी है, जीवाश्म ईंधन को जलाने के लिए। हिंदी यही है, जीवाश्म ईंधन को जलाने के लिए, फॉर बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स। देखिए कार्बन सिंक, सिंक शब्द जो है, ये सिंक शब्द ही हमें हेल्प कर रहा है हमारे आंसर को आइडेंटिफाई करने में। सिंक मतलब क्या होता है, हमारे घरों में भी होता है एक सिंक जिसमें लगी होती है नल। सिंक में होता है एक पॉइंट जहाँ से उस नल में आ रहे जो भी पानी है वो क्या होता है, वहाँ से होकर के नीचे की ओर चला जाता है ना। तो कार्बन सिंक भी यही काम करता है। कार्बन सिंक का काम है
कि जो भी कार्बन है उसको वो एब्जॉर्ब करके भेज देता है। तो इसमें से कौन सा ऐसा ऑप्शन है आपके पास जो क्या कर रहा है, कार्बन को एब्जॉर्ब करके उसे भेज दे रहा है? तो क्या हम अगर फॉसिल फ्यूल्स को यानी जीवाश्म ईंधन को जलाते हैं तो हमारा कार्बन सिंक में जाएगा? फॉसिल फ्यूल तो खुद कार्बन प्रोड्यूस करेगा, तो कैसे होगा? होगा ही नहीं। वॉल्केनिक इरप्शन, तो वॉल्केनिक इरप्शन यानी ज्वालामुखी विस्फोट, तो इसमें भी कार्बन निकल रहा है। फॉरेस्ट वन, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि वन क्या करता है, कार्बन को एब्जॉर्ब कर लेता है। और अमोनिफाइंग बैक्टीरिया तो होगा ही नहीं, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, वनों के लिए, है ना। द टर्म कार्बन सिंक शब्द जो है यहाँ पर फॉरेस्ट के लिए यूज किया गया है। और भी कुछ टर्म है जिसके लिए कार्बन सिंक को हम यूज कर सकते हैं, देख लेते हैं हम लोग। कार्बन सिंक क्या है? ये नेचुरल भी हो सकता है और आर्टिफिशियल भी हो सकता है। कार्बन सिंक का काम है कार्बन डाइऑक्साइड को एटमॉस्फेयर से एब्जॉर्ब कर लेना। Carbon sinks play a key role in limiting global warming by absorbing a significant portion of our carbon emission. हम लोग जो कार्बन एमिशन करते हैं यानी उत्सर्जन करते हैं, उससे देख रहे हैं कि लगातार क्या हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रहा है। तो ग्लोबल वार्मिंग को लिमिट रखने में और हमारे द्वारा जो कार्बन एमिशन किया जा रहा है ना, उसको लिमिट करने में कार्बन सिंक क्या है, बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। कौन कौन सा हो सकता है? तो फॉरेस्ट, ओशियन, वेटलैंड, ये सब कुछ क्या है, कार्बन सिंक्स के एग्जाम्पल हैं। फॉरेस्ट आर कंसिडर्ड सिग्निफिकेंट कार्बन सिंक्स। वन बहुत ही महत्वपूर्ण कार्बन सिंक है क्योंकि उसमें होता है क्या, ट्री और वेजिटेशन, जो एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड को फोटोसिंथेसिस प्रक्रिया के द्वारा एब्जॉर्ब कर लेते हैं। हम लोग जानते हैं कि जितने भी वेजिटेशन होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड क्या करते हैं, ग्रहण करते हैं, है ना, अपने फोटोसिंथेसिस में। तो इसके द्वारा वो कार्बन डाइऑक्साइड क्या करते हैं, वायुमंडल से ले लेते हैं। हम लोग जो इनहेल करते हैं ऑक्सीजन और हम लोग रिड्यूस करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये ग्लोबल वार्मिंग का कारण नहीं है, ये तो सदियों से चलता आ रहा है। लेकिन हम लोग क्या किए हैं, इसको बढ़ा दिए हैं, किसके द्वारा, इंडस्ट्री के द्वारा, अर्बनाइजेशन के द्वारा। इन सब चीज़ों से कार्बन डाइऑक्साइड का इमिशन एक्सट्रीम लेवल पर हो रहा है। ग्लोबल वार्मिंग तो होता ही आया है, हर एक आइस एज के बाद एक ग्लोबल वार्मिंग का फेज होता है, लेकिन हम लोग कुछ प्रोसेस के द्वारा इस ग्लोबल वार्मिंग को क्या कर दिए, ट्रिगर कर दिए। ये जल्दी हो रहा है, जिस अवधि में इसे होना चाहिए उतना अवधि यह नहीं ले रहा है। हमारा पृथ्वी जल्दी ही अभी कल ही मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किया था कि रिसेंट में हमारा आइस एज गया है, प्लीस्टोसीन आइस एज। तो उस आइस एज के बाद एक ग्लोबल वार्मिंग का एज तो आएगा ही, जो अभी चल रहा है, लेकिन इसको होने में जो समय लगना चाहिए था उससे ये काफ़ी जल्दी हो रहा है। तो इस चीज़ को कम करने में, उसको लिमिट करने में जो हमारा फॉरेस्ट है वो हेल्प करता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन 5, ये क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है, ध्यान से रीड कीजिएगा। ये असर्शन और रीजन का है क्वेश्चन। इंग्लिश है, यहाँ हिंदी है, फिर मैं ऑप्शन आप लोगों को दिखा दूंगी। ये हमारा ऑप्शन हो गया, ये असर्शन है हमारा ए और ये हमारा रीजन है आर। अक्सर बच्चों को असर्शन रीजन के क्वेश्चंस में प्रॉब्लम होती है।
असर्शन हमारा कह रहा है विद ग्लोबल वार्मिंग ऑर्गेनिज्म दैट वेयर फॉर्मली रिस्ट्रिक्टेड टू वार्मर रीजन विल बिकम मोर कॉमन टुवर्ड्स द पोल। कहने का मतलब जैसे जैसे ग्लोबल वार्मिंग होता है तो वैसे ऑर्गेनिज्म यानी कि हिंदी में हम कह सकते हैं ऑर्गेनिज्म को जीव जो पहले गर्म प्रदेशों तक थे वो ध्रुव की ओर अधिक सामान्य हो जाएंगे यानी ध्रुव की ओर बढ़ने लगेंगे। ध्यान से समझिएगा मेरी बात को। अगर कोई भी ऑर्गेनिज्म है जैसे ये हमारी पृथ्वी है, ठीक है, और ये हमारा इक्वेटर है, ये हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है, और ये इसके बाद हमारा और ये हमारा पोलर रीजन है, ठीक है, ये नॉर्थ पोल है हमारा और ये हमारा साउथ पोल है। तो ये वाला रीजन जो है ट्रॉपिक वाला ये क्या होता है, गर्म होता है। जैसे जैसे हम यहाँ से ऊपर की ओर बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे क्या होता है, कोल्ड होता चला जाता है। तो कह रहा है कि जब ग्लोबल वार्मिंग होगा तो ग्लोबल वार्मिंग का सबसे ज़्यादा इफेक्ट कहाँ होगा, यहाँ से शुरू होगा क्योंकि ये ऑलरेडी क्या है, गर्म क्षेत्र है। तो कहने का मतलब यहाँ पर जो रहने वाले ऑर्गेनिज्म होंगे वो अगर ग्लोबल वार्मिंग आएगा तो वो इस ओर जाने लगेंगे। क्या ऐसा होगा, क्योंकि ये क्या है, ठंडा इलाका है रिलेटिवली इससे, तो ग्लोबल वार्मिंग होगा तो पूरी पृथ्वी पर ही होगा। लेकिन यहाँ का टेम्परेचर अगर मान के चलिए 30 डिग्री है और ग्लोबल वार्मिंग से यहाँ क्या हो गया 35 या 32 हम मान लेते हो गया, और यहाँ का टेम्परेचर 22 डिग्री है और यहाँ तब क्या होगा 24 होगा, तो फिर भी तो यहाँ से कम टेम्परेचर ही यहाँ है। तो वैसे ऑर्गेनिज्म जो यहाँ रह रहे होंगे तो वो सरवाइव अगर नहीं कर पाएंगे ग्लोबल वार्मिंग के कारण तो वो इस एरिया की ओर क्या होगा, जाने लगेंगे, जाएंगे ना। तो इसलिए हमारा स्टेटमेंट ए क्या है, सही है। अब हम देख लेते हैं रीजन हमारा क्या कर रहा है। रीजन कर रहा है कि ज्योग्राफिक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ऑर्गेनिज्म कुड नॉट बी सिग्निफिकेंटली अल्टर्ड बाय क्लाइमेट चेंज। कह रहा है कि जीवों का जो भौगोलिक वितरण होता है, भौगोलिक वितरण मतलब कि कोई जीव इस रीजन में पाए जाते हैं, कोई यहाँ पाए जाते हैं, कोई यहाँ पाए जाते हैं, सब अलग अलग रीजन में अलग अलग जीव पाए जाते हैं। तो कह रहा है कि इसमें जो है जलवायु परिवर्तन से कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, जलवायु परिवर्तन से कोई बदलाव नहीं होता है। कह रहा है क्या नहीं होता है, हम तो अभी स्टेटमेंट हमारा जो असर्शन है इसमें ही हम लोग देख लिए कि जब ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है तो जीव क्या कर रहा है, अपने एरिया को चेंज कर रहा है। तो हम देख रहे हैं कि जलवायु परिवर्तन से जीवों के भौगोलिक वितरण में बदलाव होते हैं, नहीं तो सब रीजन में एक ही तरह के जीव मिलते, लेकिन ऐसा नहीं है। तो इसलिए हमारा आर क्या हो गया, आर क्या हो गया, गलत। तो इसमें ऑप्शन हमारा बोथ ए एंड आर आर करेक्ट, नहीं ये नहीं होगा। बोथ ए एंड आर आर करेक्ट, ये भी नहीं होगा। ए इज करेक्ट बट आर इज नॉट करेक्ट, यानी कि ऑप्शन सी हमारा इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है, आप लोग रीड कर लीजिएगा। मैंने वैसे एक्सप्लेन कर ही दिया है कि ये बता रहा है कि ये हमें सपोर्ट असर्शन हमें बता रहा है कि by scientific evidence and is in line with the concept of climate change and its impact on ecosystem, कि क्लाइमेट चेंज का इम्पैक्ट इकोसिस्टम पर पड़ता है। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा ग्लोबल वार्मिंग के कारण तो वहाँ पे जो हैबिटाट्स होंगे वो उनके लिए सुटेबल, अगर हैबिटाट नहीं होगा तो वो अपने एरिया से शिफ्ट करेंगे, है ना। क्वेश्चन नंबर 6,
बुरान स्टॉर्म ब्लोज इन विच पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। बुरान जो है एक लोकल विंड है, ठीक है। इसका लोकेशन पूछ रहा है कि विश्व के कौन से पार्ट में या हिस्से में या भाग में ये विंड जो है चलती है। नॉर्थ अमेरिका, साउथ अफ्रीका और रसिया। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, रसिया। इसको साइबेरिया क्षेत्र में भी चलता है बुरान स्टॉर्म। साइबेरिया हमारा रूस का ही पार्ट है, ठीक है। देख लेते हैं हम लोग आंसर डी। लोकल विंड क्या होता है, ठीक है। लोकल विंड्स आर विंड दैट ब्लो ओवर ए लिमिटेड एरिया। जैसे कि प्लानिटरी विंड जो होता है, जो कि हमारे पूरे अर्थ पर चलता है, ईस्टर्लीज वेस्टर्लीज। तो एक विंड होता है हमारा लोकल विंड जो कुछ लिमिटेड एरिया में ही चलता है। वो उस, हम इसे रीजनल विंड भी कह सकते हैं। ये रीजन स्पेसिफिक होता है। दे आर इन्फ्लुएंस्ड बाय लोकल ज्योग्राफी। उस एरिया का जो भौगोलिक वातावरण होगा उससे ये विंड अफेक्ट होते हैं और वहाँ पर चलते हैं। दो तरह के लोकल विंड्स होते हैं टेम्परेचर के एस्पेक्ट में अगर हम देखें तो, वार्म लोकल विंड और कोल्ड लोकल विंड। तो हम कुछ वार्म और कोल्ड लोकल विंड को जान लेते हैं। हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये सब इंपॉर्टेंट है। वैसे तो बहुत सारे हैं कोल्ड विंड भी और वार्म विंड भी, लेकिन मैंने कुछ इंपॉर्टेंट विंड्स को यहाँ पर दिया है और आप लोगों को लोकेशन के साथ, ये कोल्ड लोकल विंड्स है, लोकेशन के साथ है। बुरान जो कि हमारे क्वेश्चन में पूछा गया, साइबेरिया या रसिया। बोरा एड्रियाटिक सी, नॉर्थ इटली। ब्लिजार्ड साइबेरिया कनाडा और यूएसए। ब्रीज हमारा फ्रांस, नॉर्टे मैक्सिको लेवांटर, सदर्न स्पेन एंड स्टेट ऑफ जिब्राल्टर। खजरी नॉर्थ कैस्पियन सी, मिस्ट्रल स्पेन एंड फ्रांस, कराग्जे जापान, मेस्ट्रो एड्रियाटिक सी। इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है। इस बार बुरान पूछा, नेक्स्ट टाइम कोई और पूछ सकता है। सिंपल ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं कि ये विंड, जैसे आपको क्वेश्चन में 4 विंड दे दिए गए, इनमें से कोल्ड लोकल विंड कौन है या वार्म कौन है, इस तरह के क्वेश्चंस भी आते हैं और लोकेशन वाइज तो आते ही आते हैं। तो इसे आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। इसके बाद हमारा वार्म लोकल विंड भी है, इसको भी हम देख लेंगे। चिनूक, जिसको हम लोग स्नो ईटर के नाम से भी जानते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट वार्म लोकल विंड है। ये हमारा ईस्टर्न स्लोप ऑफ द रॉकीज माउंटेन जो है हमारा यूएसए में, वहां पर ये विंड जो है चलती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट। फॉइन भी इसी की तरह एक विंड है वार्म, जो कि नॉर्दर्न स्लोप्स ऑफ आल्प्स माउंटेन, स्विट्जरलैंड का जो हमारा माउंटेन है आल्प्स माउंटेन, उसके नॉर्दर्न स्लोप पे चलती है। इसको लोकेशन वाइज ध्यान रखेंगे। रॉकीज माउंटेन में है तो किस साइड है, ईस्टर्न स्लोप पर। फॉइन है आल्प्स के नॉर्दर्न स्लोप पर। सिरोको इटली में और स्पेन में। सामल मेसोपोटामिया। सेंटा आना कोस्टल सदर्न कैलिफोर्निया यूएसए। यामो जापान में।
हम लोकेशन वाइज देख लेते हैं कुछ। ये देखिए और भी कुछ विंड्स हैं। जो हम रेड वाला देख रहे हैं ये हमारा वार्म विंड हो जाएगा, और ये जो ब्लू वाला है ये हमारा कोल्ड विंड हो जाएगा। ये सेंटा आना, चिनूक है ना, ये ब्लिजार्ड हो गया कोल्ड विंड, बहुत इंपॉर्टेंट। पेम्पेरियो कोल्ड विंड, जोंडा, हरमट्टान, हरमट्टान को डॉक्टर विंड के नाम से भी जाना जाता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट वार्म विंड है। ये अफ्रीका है ना, घाना कोस्ट में ये विंड जो है चलती है। लिख लीजिएगा, हरमट्टान को डॉक्टर विंड के नाम से जाना जाता है, इंपॉर्टेंट है। डॉक्टर विंड इसको क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये विंड जब यहाँ आती है, यहाँ पर मॉइस्चर काफ़ी ज़्यादा होता है, जिसके कारण मॉइस्चर जब ज़्यादा होता है तो उमस वाला जो मौसम होता है ना, वैसा मौसम होता है। लेकिन ये ड्राई विंड रहती है, तो यहाँ आने के बाद ये क्या करती है, उस मॉइस्चर को गेन कर लेती है और वहाँ पर ड्राइनेस आ जाता है, तो वहाँ की जो कंडीशन होती है उसमें सुधार हो जाता है। तो डॉक्टर का काम क्या होता है कि हमारी जो बुरी स्थिति है, बुरे कंडीशन है, उसको सुधार करना, और ये विंड वही काम करती है, इसीलिए इसे डॉक्टर विंड के नाम से जाना जाता है। और फिर लू तो हमारे नॉर्थ इंडिया में चलती है, हमें पता ही है, वार्म विंड, बुरान, बोरा है ना, फॉन वार्म विंड, मिस्टल कोल्ड विंड, सिरेको वार्म विंड, सारी की सारी इंपॉर्टेंट विंड्स हैं ये आपकी, ध्यान रखिएगा इसको। सारी विंड्स को आप एज इट इज़ प्रिंट करके या अपने हाथों से नोट डाउन करके ज़रूर अपने दीवार पर लगा लीजिएगा और इसे देखते रहिएगा, लोकेशन और ये वार्म है या कोल्ड है, इतनी चीज़ों को आप ध्यान में रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 7, हमारा क्वेश्चन है नॉन स्ट्रक्चरल मेजर्स ऑफ फ्लड डिजास्टर मैनेजमेंट इन इंडिया इंक्लूड, यानी कि भारत में जो बाढ़ आपदा प्रबंधन उपाय किए जाते हैं वो दो तरह के होते हैं, उसमें स्ट्रक्चरल और नॉन स्ट्रक्चरल, यानी कि संरचित और गैर संरचित। तो इसमें से हमसे पूछ रहा है कि कौन कौन से ऐसे हैं जो कि क्या है, नॉन स्ट्रक्चरल है। तो अब होता क्या है स्ट्रक्चरल और नॉन स्ट्रक्चरल मैनेजमेंट? तो स्ट्रक्चरल होता है जो हमको दिख रहा है, जो फिजिकल रूप में है, जिसको हम देख सकते हैं, जो एग्जिस्ट कर रहा है, और नॉन स्ट्रक्चरल होता है जिसको हम नहीं देख सकते हैं, वो हम लाइक कोई भी रूल आ रहा है, पॉलिसी आ रहा है, तो क्या हम उसको देख सकते हैं? पॉलिसी है ना, तो वो हो जाएगा हमारा नॉन स्ट्रक्चरल। और जैसे कि हम कुछ निर्माण कर रहे हैं, कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, जैसे हम कहीं पे कोई बिल्डिंग बना रहे हैं,
बांध बना रहे हैं, है ना, तो वो हो गया हमारा स्ट्रक्चरल। तो इसमें से नॉन स्ट्रक्चरल कौन से हो जाएंगे? तो कह रहा है फ्लड जोनेशन। फ्लड जोनेशन, फ्लड जोनेशन का मतलब क्या होगा कि कोई रीजन है, ठीक है, और जो फ्लड आता है उसको क्या करना, जोन में डिवाइड कर देना कि ये जोन 1 है, जोन 2 है, या हम किसी भी एस्पेक्ट में जोन को डिवीजन कर सकते हैं, या हम एरिया वाइज कर दें, या जो फ्लड प्रोन है कितना है उस वाइज कर दें। तो क्या ये दिखेगा हमें? ये स्ट्रक्चरल होगा? नहीं, ये होगा नॉन स्ट्रक्चरल, क्योंकि हम जोन ये जो भी करेंगे तो हम जाके वहां पे उस लैंड को जा करके तो बांट नहीं देंगे ना, हम पेपर पे करेंगे। तो ये हो गया हमारा नॉन स्ट्रक्चरल। तो ए जिन जिस ऑप्शन में है, यहाँ है, यहाँ है, यानी ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, है ना। अब है हमारा फ्लड फोरकास्टिंग। फ्लड फोरकास्टिंग का मतलब हो गया बाढ़ का अनुमान लगाना, है ना, बाढ़ का पूर्वानुमान लगाना कि बाढ़ आने वाली है। तो क्या ये एग्जिस्ट हमें मतलब दिखेगा फिजिकल रूप में? नहीं, ये हम अनुमान लगाएंगे। तो ये भी हमारा क्या हो गया, नॉन स्ट्रक्चरल हो गया। तो बी, बी हमारा यहाँ है, यहाँ नहीं है, यानी कि ये भी हमारा नहीं होगा। सी में है हमारा इम्बैंकमेंट कंस्ट्रक्शन। इम्बैंकमेंट मतलब हो गया तटबंधों का निर्माण, यही बांध बनाना। तो क्या हो गया, ये स्ट्रक्चरल हो गया। फिर है चैनल इम्प्रूवमेंट। चैनल इम्प्रूवमेंट मतलब जो नदियों का चैनल होता है ना, उसमें कुछ सुधार कर देना, उसके चैनल में हम जैसे मिट्टी को डाल करके उसके देख रेख में उन कचरों को सफा करके, इन सब तरीकों से चैनल इम्प्रूवमेंट किया जाता है। तो ये भी हो जाएगा हमारा फिजिकल वे में। तो ये भी हो गया हमारा कैसा, स्ट्रक्चरल। तो सी और डी क्या है हमारा, ये दोनों स्ट्रक्चरल है ना, और ये दोनों हमारा नॉन स्ट्रक्चरल। तो ए और बी यानी कि ऑप्शन बी, ठीक है। ये देखिए एक्सप्लेनेशन दिया गया आप लोग को। नॉन स्ट्रक्चरल मेजर फ्लड डिजास्टर मैनेजमेंट फोकस ऑन। नॉन स्ट्रक्चरल का काम क्या होता है, प्लानिंग करना, प्रिडिक्शन करना, है ना, और पहले से वार्निंग सिस्टम देना। और स्ट्रक्चरल का काम क्या होता है, फिजिकल मॉडिफिकेशन करना, कुछ भी भौतिक रूप से उसमें बदलाव लाना। ये हो जाता है हमारा स्ट्रक्चरल। देख लेते हैं कुछ स्ट्रक्चरल मेजर्स को और कुछ नॉन स्ट्रक्चरल मेजर को। इसको नोट डाउन कर लेंगे। ये कुछ स्ट्रक्चरल मेजर्स हैं और ये कुछ नॉन स्ट्रक्चरल मेजर्स हैं। जैसे कि डैम बनाना, है ना, रिटार्डिंग बेसिन्स, रिजर्वियर्स, चैनल मॉडिफिकेशन, यही सब था ना हमारे ऑप्शंस में। लीवी बैंक, फ्लड प्रूफिंग, कैचमेंट मॉडिफिकेशन, ये सब हमारा क्या हो गया, स्ट्रक्चरल मेजरमेंट। प्लानिंग कंट्रोल्स, एक्विजिशन एंड रिलोकेशन, फ्लड इंश्योरेंस, पब्लिक इंफॉर्मेशन एंड एजुकेशन, फ्लड फोरकास्टिंग, फ्लड वार्निंग, इमरजेंसी प्लानिंग, ये सब क्या हो गया हमारा, नॉन स्ट्रक्चरल मेजरमेंट हो गया। स्कीम्स, ये स्कीम है तो स्कीम भी हमारा क्या होगा, नॉन स्ट्रक्चरल हो जाएगा। और जब हमें ये अगर कुछ उसमें फिजिकल मॉडिफिकेशन कुछ कर दिया जाएगा तो वो फिर हो जाएगा स्ट्रक्चरल में। जब तक स्कीम है सिर्फ तब तक है वो नॉन स्ट्रक्चरल। तो आई होप आप लोगों को स्ट्रक्चरल मेजर क्या होते हैं फ्लड फोरकास्टिंग मैनेजमेंट के लिए, सॉरी फ्लड मैनेजमेंट के लिए, और नॉन स्ट्रक्चरल मेजरमेंट क्या होते हैं ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा क्वेश्चन नंबर 8 थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है। ये हमारे इसके ऑप्शन, सब ऑप्शंस आप लोग रीड आउट कीजिए, आंसर देने की कोशिश कीजिए।
Which of the following statements with respect to altitude of the sun and spacing of tall building is most relevant? कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से कथन सूर्य की तुंगता और ऊंची इमारतों के बीच खाली जगह रखने के लिए सर्वाधिक प्रासंगिक हैं। यानी कि हम सनलाइट को देखेंगे, ठीक है, और क्या देखेंगे, स्पेसिंग, यानी कि बिल्डिंग के बीच में कितना स्पेस होना चाहिए, इसको देखेंगे। इन दो बातों को ध्यान में रखते हुए किस तरह के बिल्डिंग्स हम कंस्ट्रक्ट करेंगे। हाई लैटिट्यूड्स में हम कैसा कंस्ट्रक्ट करेंगे, है ना, और ट्रॉपिक रीजन में हम कैसा कंस्ट्रक्ट करेंगे, ये देखना है हमें। तो हम लोग जान चुके हैं, अभी स्टार्टिंग में ही मैंने एक आप लोगों को फर्स्ट क्वेश्चन में बताया था कि हमारी जो अर्थ, रुकिए एक मिनट, ये हो गया हमारा सन, ठीक है, ये हो गई हमारी पृथ्वी, ठीक है। सनलाइट जो आ रही है पृथ्वी से, तो ये जो डायरेक्ट यहाँ पड़ रही है इस पोर्शन पर, और इधर जो पड़ रही है ये ऐसे तिरछी होकर के किरणें इधर की ओर जा रही है ना, तिरछी होकर के किरणें जा रही हैं। तो जितना सीधा सनलाइट होगा, ये हो गया हमारा सन, ये हो गई हमारी पृथ्वी, ठीक है। तो डायरेक्ट जब सनलाइट है तो वो क्या होगा, इसका इंसोलेशन ज़्यादा होगा, यहाँ टेम्परेचर ज़्यादा होगा, और जैसे जैसे सनलाइट तिरछी होती जाएगी उसकी शक्ति क्या होगी, उतनी कम होती जाएगी। यहाँ ये रीजन अगर 100% ले रहा है तो ये 80 लेगा, है ना, जैसे जैसे जाएंगे ऊपर की ओर वैसे वैसे वो कम होता चला जाएगा। तो यानी ऊपर की ओर क्या होगा, सनलाइट कम होगा। तो ये हो गया हमारा हाई लैटिट्यूड, ये हो गया हमारा ट्रॉपिक रीजन, है ना, 23.5 नॉर्थ टू 23.5 साउथ। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से लेकर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न तक का जो एरिया है वो हमारा आता है ट्रॉपिक्स में, है ना। तो यहाँ पर टेम्परेचर ज़्यादा होगा। अब देखते हैं हम स्टेटमेंट की ओर। बिल्डिंग्स आर यूजली बिल्ड फार अपार्ट इन हाई लैटिट्यूड। कह रहा है कि जो हाई लैटिट्यूड है वहाँ पर जो बिल्डिंग बनाए जाएंगे वो क्या होंगे, फार अपार्ट। फार अपार्ट मतलब दूर दूर, जैसे एक बिल्डिंग यहाँ है तो दूसरा बिल्डिंग यहाँ होगा, है ना। फिर दूसरा कह रहा है कि बिल्डिंग आर यूजली बिल्ड क्लोजर टुगेदर इन ट्रॉपिक्स, और कह रहा है फिर कि जो हमारा ट्रॉपिकल रीजन होगा वहाँ पर क्लोज बनाए जाएंगे, एक बिल्डिंग यहाँ है तो दूसरी बिल्डिंग यहाँ बनी पड़ी है, इस तरह से। तीसरा स्टेटमेंट हमारा कह रहा है कि बिल्डिंग आर यूजली बिल्ड क्लोजर टुगेदर इन हाई लैटिट्यूड। अब कह रहा है कि हाई लैटिट्यूड में भी बिल्डिंग क्या होंगे, क्लोजर होंगे। फिर इसमें कह रहा है बिल्डिंग आर यूजली बिल्ड फार अपार्ट इन ट्रॉपिक, कह रहा है कि ट्रॉपिक में बिल्डिंग दूर होंगे। तो क्या होना चाहिए, क्या ट्रॉपिकल रीजन में बिल्डिंग दूर दूर होंगे सन एस्पेक्ट में? नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि ट्रॉपिक में क्या है कि सूरज की रोशनी ज़्यादा आ रही है, वहाँ टेम्परेचर ज़्यादा है, तो वहाँ बिल्डिंग के बीच स्पेस इतना नहीं होगा, वहाँ क्लोजर बिल्डिंग होंगे। क्यों? तो क्लोजर बिल्डिंग होगा वहाँ ताकि जो एक बिल्डिंग दूसरे बिल्डिंग को शेड दे सके, छाया दे सके। इसलिए हमारे ट्रॉपिकल रीजन में घर क्या होते हैं, सटे सटे होते हैं, बिल्डिंग्स नज़दीक बनाई जाती है। और जो हमारा हाई लैटिट्यूड है वहाँ पर सनलाइट काफ़ी कम आ रहा है, तो एक बिल्डिंग का सनलाइट दूसरे से ना रुके, इसके लिए घर को दूर बनाया जाता है कि इसे भी प्रॉपर सनलाइट मिले और इसे भी प्रॉपर सनलाइट मिले, क्योंकि ऐसे ही सनलाइट वहाँ क्या है, कम है। तो सनलाइट और स्पेस के हिसाब से हमारा क्या हो गया, स्टेटमेंट 1 हो गया सही, हाई लैटिट्यूड में घर दूर, और स्टेटमेंट बी हो गया सही, क्लोजर टुगेदर इन
ट्रॉपिक्स। तो ए एंड बी हमारा आ रहा है ऑप्शन डी में, है ना। सी गलत हो जाएगा कि हाई लेटीट्यूड में क्लोजर नहीं होते हैं। डी भी गलत हो जाएगा कि ट्रॉपिक में बिल्डिंग्स अपार्ट में कंस्ट्रक्ट नहीं की जाती हैं। ठीक है, ये हमारा इसका एक्सप्लेनेशन भी है, आप नोट कर सकते हैं। ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन था। ठीक है, आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। और भी अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। और इसी तरह मैं आप लोगों के साथ जुड़ी रहूँगी।